बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय शो कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज 2020 एक इंतहाई कठिन साल पाकिस्तान के लिए और बैनुल अक़वामी तौर पर भी जो रहा उसका आखिरी दिन है। साल नौ के हवाले से उम्मीद यही है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन साल 2020 को देखने के बाद जो खदशात और ख़तरात लाहक है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। हम आज अपने इस साल के आखिरी प्रोग्राम में पिछले साल का, यानी जो गुजर रहा है साल, जिसका सूरज गुरूब हो चुका है, उसका जायजा लेंगे। 3 हिस्सों में इस तमाम तज्जिए को डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा होगा हमारा सियासत के हवाले से कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हलचल रही। याद रहे कि साल 2020 एक इंतहाई अहमियत का हामिल साल रहा, जिसके अंदर यकीनन साबिक प्राइम मिनिस्टर और अब जो अदालत से मतलूब हो चुके हैं, ही इज़ नाउ वांटेड, नवाज शरीफ साहब, उनके हवाले से एक अहम साल रहा। उनकी साहबजादी की सियासत के अंदर बाकायदा एंट्री को अगर कहा जाए कि सियासत में जिस तरह से उन्होंने एकदम से पंजे गाड़े, उसका साल भी इसी को कहा जा सकता है। इसके अलावा आसिफा भुट्टो जरदारी की भी लॉन्चिंग इसी साल में हुई। मुल्तान के जलसे में हम लोगों ने देखा कि वो किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जिस टाइम पर कोरोना था, कोविड था, उस टाइम पर उन्होंने टेक ओवर किया। इसके साथ साथ इसी साल में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी और यह डिसाइड हुआ कि हुकूमत को गिराना है। वैसे तो आज 31 दिसंबर है, आज की डेडलाइन दी गई थी पीडीएम की तरफ से बड़े शुरू में कि हम 31 दिसंबर तक इस हुकूमत को गिरा कर छोड़ेंगे या इस हुकूमत को फारिग कर छोड़ेंगे, लेकिन वो तो नहीं हो सका। नाउ लेट्स सी कि ये स्पिल ओवर, इस साल का सियासी स्पिल ओवर अगले साल जाकर क्या करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सेकंड सेगमेंट में सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक मामलात पे। भारत के साथ मामलात हमारे बड़े कशीदा रहे। अफगानिस्तान का पीस डील आगे बढ़ती हुई नजर आई। चीन और भारत के मामलात भी तसादुम की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। एक तरफ भारत डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बना रहा पूरे साल 2020 में इस पूरे रीजन के लिए, वहीं एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है, पाकिस्तान ने जिस बात का अज़्म किया है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर को इस रीजन की इंस्टेबिलिटी की वजह नहीं बनने देंगे, वो भी बड़े वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आता रहा। उसके अलावा भारत की झूठी कैंपेन्स भी सामने आई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईयर 2020 internationally has been known for the year of COVID-19 and lockdowns। तो इस साल में पाकिस्तान में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं रहे। जब लास्ट टाइम गर्मियों में पीक आई थी, उसके बाद सेकेंड वेव स्टार्ट हुई और इसी साल के तकरीबन अक्टूबर के मिड के अंदर ये पीक स्टार्ट, ये सेकेंड वेव शुरू हो गई थी। उस टाइम पर मेरा जो एनसीओसी जाना हुआ तो उस टाइम 31 दिसंबर तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था मामलात बड़े गड़बड़ की तरफ जाएंगे, जो ऑफकोर्स हमें जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो पीक की तरफ मामला जा रहा है, यह अगले साल में कब, क्या और किस तरीके से पाकिस्तान को चैलेंज देता है या पाकिस्तान इससे निबंद आजमा हो जाता है। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट इंट्रोड्यूस कराती जाऊंगी। मेरे साथ पॉइंट इन टाइम सियासी सेगमेंट के लिए मौजूद है इम्तियाज गुल साहब, अ वेरी सीनियर सीजन्ड एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनके आर्टिकल्स भी आप पढ़ते रहते हैं। इम्तियाज गुल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माई शो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सियासत के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत एट दिस मोमेंट ऐसा लगता है कि एक लावे की तरह उगल रही है और ये बढ़ता चला जा रहा है मामला। इम्तियाज गुल साहब, साल 2020 पाकिस्तानी सियासत में कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का साल रहा या डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का? देखिए, कंस्ट्रक्टिव तो बिल्कुल नहीं था, उसमें मनफी रुझानात ज्यादा देखने में आए हैं। और जो आप कह रही हैं कि लावे की तरह चीजें उबल रही हैं, जाहिर है जो लोग भी मायूस होते हैं, गुस्से में होते हैं, भले उनकी तादाद कितनी हो, वो उनके अंदर लावा उबलता ही नजर आएगा। बुनियादी तौर पे एक मनफी नौयत की सियासत ने फरोग पाया और मनफी रुझानात, मनफी नैरेटिव्स बने हैं और फिर पीडीएम की सूरत में वो अपनी इंतहा को पहुंचे। और पीडीएम भी एक पाकिस्तान के अंदर जो मुनाफकत की सियासत है उसकी एक अलामत के तौर पे उभरा और उसी मुनाफकत ही के सबब चंद दिन पहले अमलन पीडीएम का शिराजा बिखर भी गया, क्योंकि उसके ये तमाम लोग इकट्ठे हुए थे मौजूदा हुकूमत को निकालने के लिए, वजीर आजम के इस्तीफे
से कम कोई बात नहीं थी, और साथ ही उन्होंने असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के लिए 31 दिसंबर की, बाद में 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी थी, वो भी गुजर गई, क्योंकि उल्टा तमाम जो 2 बड़ी जमातें हैं, बल्कि सिर्फ एक बड़ी जमात यानी पीपल्स पार्टी, उन्होंने न सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया, बल्कि मार्च में सेनेट के इंतखाबात की भी भरपूर तैयारी करने का फैसला किया। तो इस तरह जो मनफी बयानिया शुरू हुआ था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से, जिसको लेके आगे चली उनकी साहबजादी मरियम सफदर, उसको, और फिर उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने जिस अंदाज सियासत का इंतखाब किया, इन तीनों को खासी हद तक अपने मुंह की खानी पड़ी है। सिर्फ एक तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ मौलाना अजमल कादरी ने जिस तरह ये इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ साहब के दौर में उन्होंने इसराइल का दौरा किया, और उसकी वजह से उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की जो पीडीएम के लीडर के तौर पे एक सियासत थी उसका गुब्बारा फोड़ दिया। राइट। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, यहाँ एक और चीज जो बड़ी प्रोडोमिनेंट थी 2020 में, वो ये कि जो सीनियर लॉट थी सियासतदानों की, बिलखुसूस लीडर्स की, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, वो पीछे हट गए और अपनी नई जनरेशन को आगे कर दिया। मरियम नवाज साहिबा, आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसके अलावा अगर शायद हमजा शहबाज शरीफ जेल से बाहर होते तो शायद वो भी मरियम के साथ साथ हम लोगों को नजर आते। इससे क्या नजर आ रहा है, क्या हमारी पॉलिटिक्स में सवाए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द पॉलिटिशियंस और कोई शख्स सामने नहीं आ सकता? देखिए, काफी अरसे से आसार तो यही लग रहे हैं कि वो लोग जो खुद को हुक्मरान घराना कहते हैं, चाहे वो शरीफ हैं, चाहे वो जरदारी हैं, चाहे गिलानी हैं, वो हमेशा कोशिश करेंगे बिल्कुल वही जो कि आमतौर पर एक बिजनेसमैन करता है। यानी बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन होगा, वकील का बेटा आमतौर पर वकील होता है, डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर होते हैं। तो इसी तरह सियासतदान के भी बेटी बेटा जो हैं वो भी सियासतदान ही बनने की कोशिश कर रहे हैं या बनाने की कोशिश की जा रही है, कतई नज़र इसके कि उनमें वो लियाकत है कि नहीं, काबिलियत है कि नहीं। तो इस लिहाज से जिस तरह बिजनेस एक मौरूसी पेशा, इस तरह सियासत भी एक मौरूसी पेशे के तौर पे फॉलो की जा रही है। और यही शायद पाकिस्तान का अलमिया है कि वो लोग जिन्होंने अपनी कोई भी एक दुकान, एक कोई कारोबार नहीं किया, वो आके पाकिस्तान के सूबों की और पूरे पाकिस्तान की हुक्मरानी संभालने के चक्कर में है, और कतई नज़र इसके कि उन्होंने आपस एक दूसरे के बारे में क्या कुछ कहा हुआ है। तो एक बुनियादी तौर पे जहाँ पे आपकी बुनियादी अगराज़ व मकासद होते हैं, वही फिर गालिब आ जाते हैं उसूलों और इखलाकियात पे, और यही कुछ हम देख रहे हैं आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है। राइट। अच्छा, इन उसूलों का और इनका जो हमारे हमारी एक तरीक़ाकार है, एक तर्ज है, वी हैव सर्टन सोसाइटल नॉर्म्स जिसके अंदर एक तमीज़, तहजीब, तमद्दुन का दायरा से बाहर नहीं जाया जाता। इस दायरे को फैलांगने में जहां अपोजिशन का किरदार है, क्या इम्तियाज गुल साहब हुकूमत का किरदार भी इसके अंदर काउंट किया जा सकता है? जो हम लोगों ने 2020 में पार्लियामेंट बिल्कुल गैर फाल देखी, इसमें क्या सिर्फ अपोजिशन का कसूर है? देखिए, इसमें तमाम जमातों का, मैं कहूँगा कि जो हुक्मरान अशराफिया है, चाहे वो मौजूदा है ज्यादातर, चाहे इससे पहले थी, चाहे वो फौज है, तमाम रूलिंग एलीट्स जिसको कहते हैं, उनका इसमें कसूर है। आपने जो अखलाकी अक़दार वगैरह की बात की, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे मैनरिज्म, कोई अदब आदाब तो है नहीं। आप देखें, लोगों ने कूड़ा करकट फैलाया होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ी में से वो लिफाफे और केले के और माल्टे के छिलके फेंकते रहते हैं सड़कों पे, और लोग बड़े बड़े घरों के बाहर किस तरह कूड़ा करकट पड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे बड़ी एक जाहिलाना तर्ज जिंदगी है पाकिस्तान में, कि पैसे होने के बावजूद भी लोगों में वो तौर तरीका रहन सहन का, साफ सुथरे रहन सहन का नहीं है। यही कुछ रिफ्लेक्शन आपको फिर वो सियासत में भी मिलती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान, और आपने जो पार्लियामेंट के नॉन फंक्शनल होने की बात की, तो मेरा बुनियादी कंटेंशन ये है कि जब पार्लियामान फंक्शनल रही भी है 2002 के बाद से, तो उस फंक्शनल पार्लियामान ने पाकिस्तान के हवाले से जितने भी अशारिये हैं गवर्नेंस के, यानी तालीम देख लें, सेहत देख लें, अच्छी हुकूमतकारी देख लें, रूल ऑफ लॉ देख लें,
उन अशारियों में हार्डली कोई बेहतरी आई है। Agreed. आज भी रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में 128 में से पाकिस्तान का दर्जा जो है वो 120वां है। Agreed. और ये 2018-19 की बुनियाद पे था। इस तरह सेहत तालीम को भी देखें तो उन अशारियों में ना पीपल्स पार्टी के दौर में ना नवाज शरीफ साहब के दौर में कोई तब्दीली आई है, और अब तक जितने भी इंडिकेटर्स आए हैं उनका ज्यादातर का ताल्लुक उन्हीं 15-16 सालों से हैं, यानी 2002 से लेकर 2018 तक तकरीबन। और वो फंक्शनल पार्लियामेंट थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पीने का पानी का मसला है, यहाँ पे पेट्रोल का क्राइसिस पैदा होता है, गैस का 2015 में भी गैस और तेल का क्राइसिस हुआ, अभी इस साल फिर हो गया था। तो बुनियादी तौर पे देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन दी we're unable to break the vicious cycle unfortunately. अच्छा इम्तियाज गुल साहब, आखिरी सवाल before I go on a break. साल 21-21 नवीदे 9 या फिर वही मामलात जो 2020 में होते रहे और उससे पहले होते रहे, जो अभी आप गिनवा भी रहे थे और हम कई दहाइयों से देख भी रहे हैं, 70 दहाइयां तो हो गई, यही मामलात 20-21 में भी चलेंगे? लगता है कि ये मामलात यूं ही चलते रहेंगे। देखिए जो 70-72 साल में जो बिगाड़ पैदा हुआ है, हर कोई ये तवक्को कर ले कि वही ब्यूरोक्रेसी, वही सियासतदान, उनकी नई नस्लें वो उन हालात को बेहतर कर लेंगे, एकदम इनकलाबी बन जाएंगे, खुद आम लोग भी, क्योंकि ये मुआशरा है मुआशरती समाजी बेइंसाफी पे, समाजी मुनाफकत पे मबनी एक मुआशरा है, जहाँ हर शख्स दूसरे की तरफ उंगली उठाता है, उसको तलकीन करता है, बेहतर अपना अखलाकी अकदार बेहतर करने की नसीहतें करते हैं, लेकिन खुद अपने ऊपर उन चीजों का इत्तफाक नहीं होता। तो इस वजह से इंक्रीमेंटल तब्दीलियां जरूर होंगी। उम्मीद हमारी ये है पाकिस्तानी के तौर पे कि यहाँ पे मईशत का पहिया चल पड़े, ताकि जो इस मुल्क के गरीब अवाम है, गालिब अक्सरियत है, उनको मुश्किलात से निजात मिले, क्योंकि वही गरीब अवाम है जिनके कंधों पे सवार होकर ये अशराफिया ऐवाना इक़्तिदार में पहुंचती है, बाद में उनको भूल भुला जाते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत में कम अज कम गरीब आदमी को, जिस तरह सेहत कार्ड KP खैबर पख्तूनख्वा में इंट्रोड्यूस हुआ, पंजाब में हो रहा है, उम्मीद ये करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में किसी मौके पे हो जाए, और ये असल सर्विस, असल खिदमत होगी उन अवाम की जो हर इलेक्शन में नई उम्मीदों के साथ वोट देते हैं, और स्पेशली इस इंतखाब में तो काफी नई उम्मीद के साथ बहुत पुरानी जमातों को साइड पे करके नई जमात को लेकर आए हैं, लेकिन अगर नई जमात भी वैसे ही परफॉर्म करती है तो फिर देयर इज नो होप। बट होप की आपने बात की है, पैवस्ता रहे, उम्मीद बाहर रख। इम्तियाज गुल साहब बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू की, साल 2020 सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक मामलात में पाकिस्तान के लिए और हमारे रीजन के लिए कैसा रहा। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासत के मामलात की, और सियासत के मामलात के बाद अब जरा चलेंगे स्ट्रेटेजिक मामलात के हवाले से, स्पेशली कंसिडरिंग कि भारत और पाकिस्तान के तनाज़े को हम लोगों ने बढ़ता हुआ देखा, हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता भारत को एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बनते हुए देखा। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी ऑल्सो सो दैट जिस तरीके से मामलात चीन और भारत के माबैन भी चलते रहे, तो समझ ये आई कि शायद इस खित्ते की का अमन और इस खित्ते का इस्तेहकाम भारत को पसंद ही नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे। जनरल नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल खालिद नईम लोधी साहब इज अ वेरी सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। जनरल साहब, 2020 एक ऐसा साल रहा जो कि कश्मीरियों के लिए बड़ा दर्द भरा और दर्दनाक साल रहा। एक ऐसा साल रहा जहां भारत ने पाकिस्तान के साथ भी, चीन के साथ भी, एंड इवन सो जो छोटे मुमालिक के साथ भारत की बना करती थी वो भी हमें बनती हुई नजर नहीं आई। क्या हम ये कह सकते हैं कि साल 2020 में भारत का एक फितने के तौर पर चेहरा बेनकाब हो गया? जनरल साहब, आपकी ऑडियो मुझे नहीं आ रही, मैं एक दफ़ा दोबारा कोशिश करती हूँ कि आपसे कनेक्ट किया जाए। लेकिन साल 2020 के अंदर हम लोगों ने अच्छे खासे ऐसे इक़दाम देखे जिसके अंदर पाकिस्तान को मलाइन करने के हवाले से भी एक EU डिफेंस लैब की तरफ से बड़े वाज़े तौर पर मामला सामने आ गए। 750 के करीब फेक मीडिया आउटलेट्स। जनरल साहब, आप अपना जवाब दे रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर भारत का देखा जाए कि बैरूनी तौर पे अगर देखें तो चीन के साथ जो कुछ हुआ उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो किया उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं, जो उनका जो अमेरिका थी क्या उनका हलीफ जरूर है, वो जरूर सोच रहा होगा कि भाई ये हमने किसको हलीफ बना लिया। फिर जो उसका एक्सपोजर हुआ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, चाहे वो हमारा फोल्डर था जो हमने बनाया या जो अभी EU डिसइंफॉर्मेशन लैब का आया,
اس کے علاوہ ان کے مائنورٹیز کے ساتھ جو ان کے اوپر جو جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں ان پر جو بات چیت ہوئی، تو میرا خیال بیرونی طور پہ بھی بہت سبکی ہوئی ان کو، اور کچھ ان کی سکسیسز بھی ہیں جن کا بھی میں ذکر کر رہے. تو اندرونی طور پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سٹیزن ایکٹ کے بعد اور پھر ابھی یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں فارمرز تک کا، ان سے ٹھیک ہے کشمیریوں پہ بہت ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور کشمیریوں کے لیے یہ سال بہت بھاری تھا اور بھاری ہے، ابھی بھی گزر رہا ہے جو وقت، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ ہفتے 2 ہفتے میں ان کو قابو کر لیں گے، وہ ان سے ہو نہیں سکا. تو وہ بھی اندرونی طور پہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سبکی کا وہ ہے. تو اگر بیرونی اور اندرونی ٹوٹل منظر کو دیکھیں تو بھارت کے لیے میرا خیال اٹ واز اے فیلڈ ایئر آل ٹوگیدر. ہم اگر اپنے لیے دیکھیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جو ہمارا کردار ہے اس کو پوری دنیا نے سراہا. وہاں پر ابھی امن کے کرائم جو ہے نظر آنے لگے ہیں، ٹھیک ہے کچھ ہکپس ہیں وہ جیسے بھی دور ہوں گی. اس کے بعد بھارت جب ٹائٹ کارنر میں گیا تو ہمارے لیے بڑی اپرچونٹیز پیدا ہوئیں چین کی طرف سے بھی، اور باقی اپنے حساب کتاب. یہ میں ضرور کہوں گا کہ اللہ میاں نے ہمیں اپرچونٹیز بہت دی ہیں، لیکن شاید ہم ان کو صحیح لیوریج نہیں کر پائے. اس کو ہم بعد میں کبھی ڈسکس کر سکتے ہیں. جو کووڈ-19 تھا اس کے اوپر جس طریقے سے گھبرائے ہوئے تھے ہم، پریشان تھے، اور ہونا بھی چاہیے تھا. میرا خیال اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا. اچھا جان صاحب آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے which has actually struck me کہ بہت ساری اپرچونٹیز بڑے نوازی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، لیکن ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکے. یہ کن اپرچونٹیز کی ٹو بی پرٹیکولر آپ بات کر رہے ہیں اسٹریٹجک ان ڈیفینس؟ جی 2 بڑی اپرچونٹیز ہے. ایک تو یہ کہ امریکہ کو ہماری ضرورت تھی، اور وہ انہوں نے ہر طرح سے ہمیں کہہ کر جو کام کروایا، ہمارے اپنے انٹرسٹ میں بھی تھا افغانستان کی پیس، لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکے، امریکہ سے یہ نہیں کروا سکے کہ FATF سے ہمیں نکلوا دے. ہم یہ نہیں کروا سکے کہ وہ اپنے حلیف ہندوستان کو کہے کہ وہ اپنی کم کرے جو ظلم و ستم کشمیریوں پر کر رہا ہے. ہم اپنے جو مسائل ہیں فائنینشیل مسائل اس میں سے نہیں نکل سکے، تو ہم ون وے سروس آئی وڈ سے اس میں لگے رہے. یہ ایک اپرچونٹی. دوسری اپرچونٹی جو میرے خیال میں بہت بڑی تھی وہ یہ تھی کہ بھارت گر گیا تھا مکمل طور پہ، ابھی بھی گرا ہوا ہے. ایک طرف چین، پیچھے سے حریت پسند ان کی تحریک، آگے ادھر پاکستان کھڑا ہوا ہے، اور ہم سارا سال گھبراتے رہے کہ جی وہ فالس فلیگ آپریشن کرے گا اور جو ہے نا یہاں پر سرجیکل سٹرائک کرے گا، اور بجائے اس کے کہ، اور یہ بھارت نے یہ ٹیکنیک اس لیے کی میرے خیال میں تاکہ ہم نہ کوئی ایکشن کر دیں، کیونکہ وہ بہت ویک پوزیشن میں تھا، ابھی بھی ہے، اور اس نے ہمیں دبا رکھا ہے کہ جی پورے LOC کے اوپر فائرنگ کر کے اور فالس فلیگ کا جھانسا دے کے، اور ہم نے وہ چیز بائی کر لی ہے. اینڈ وی آر ویٹنگ فار دیئر فالس فلیگ آپریشن وچ ول نیور ہیپن. سو میرے خیال میں اگر بھارت نے کچھ کرنا ہوا تو فالس فلیگ کے بغیر کر سکتا ہے، اور وہ اس چیز کو پریونٹ کر رہا ہے کہ کہیں ہم نہ کچھ کر دیں، کیونکہ وہ بہت ویک پوزیشن میں. رائٹ. سو بیسیکلی بھارت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ڈیفینسو پر ہے. اچھا جان صاحب، ایک تو ہم لوگوں نے 2020 میں نئے بلاکس فارم ہوتے ہوئے دیکھے. معاملہ اور کام تو بڑے پہلے سے چل رہا تھا، لیکن بڑے کلیئرلی رشیا، چائنا، پاکستان اینڈ آف کورس پاکستان کے تھرو باقی سینٹرل ایشیا تک رسائی، ساؤتھ گرم پانیوں تک رسائی، یہ بلاک ہم بڑا کلیئرلی بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے. لیکن 2020 میں امریکہ میں بھی انتخابات ہوئے، جو بائیڈن نئے پریزیڈنٹ کے طور پر سامنے آئیں گے. بٹ آپ کی نظر میں کیا پاکستان یہ بیلنسنگ ایکٹ کر پائے گا رشیا چائنا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی؟ عموماً ہم ایک طرف ٹلٹ کیا کرتے ہیں. جی بلکہ آپ اس کو ایک اور شامل کر لیں، سعودی عرب اور ایران کے ساتھ بھی. اگریڈ. جو بیلنسنگ ایکٹ دیکھیے، بیلنسنگ ایکٹ کسی حد تک چلتا ہے، اور چھوٹے ممالک کے لیے بیلنسنگ ایکٹ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو آپ کو جملہ یاد ہوگا نا کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، تو یہ سوال بڑی طاقتیں ہمیشہ یہ سوال پوچھتی ہیں. وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ بیلنسنگ ایکٹ کریں یا کچھ بھی. لیکن پاکستان کی میرا خیال ہے خارجہ پالیسی اس لحاظ سے سکسیسفل ہے کہ وہ شفٹ کر رہا ہے، وہ شفٹ ہمیں نظر آ رہی ہے فرام ویسٹ ٹو ایسٹ، بٹ بڑا امپرسیپٹیبل طریقے سے کر رہا ہے، بڑے پروڈنٹ طریقے سے کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ اچانک جڑیں کھینچے، اور جو کہ ممکن بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہوتا. آپ اس طریقے سے کھبے ہوئے ہیں ویسٹ اور امریکن بلاک کے ساتھ کہ اس میں سے آپ اچانک نہیں نکل پائیں گے، اور نکل سکتے بھی نہیں. تو چائنا نے ایک آدھ دفعہ شاید تھوڑا سا اپریہنشن کا اظہار بھی کیا ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا اور ہم نکل جائیں گے اس میں. بٹ اٹ ہیز ٹو بی مووڈ سلولی، اور وہی ہم کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ حکمت عملی اچھی ہے. آپ دیکھیے گا کہ ود دی پیسج آف ٹائم وی ول موو ٹورڈ ایسٹ، and we will also move closer to Iran.
اور ساتھ ہی ہم بہت زیادہ اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کریں گے. آہستہ آہستہ وہ بھی شاید سمجھ جائیں گے اور کچھ ٹائم لیتے ہوئے پیچھے جائیں گے تاکہ اچانک کوئی ایسا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو آئی تھنک دیٹ از اے گڈ پالیسی اینڈ وی آر آن پراپر ٹریک اور دس ول الٹیمیٹلی ہیپن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا جنرل صاحب 2021 کے بارے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں اور وہ یہ کہ 2021 آج جو سال 2020 آج کے دن ختم ہو رہا ہے, آج کے اسٹریٹجک معاملات کو, جیو اسٹریٹجک معاملات کو اور سیکیورٹی معاملات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں تو 2021 پاکستان کے لیے کیا کیا چیلنجز لے کر آ رہا ہے؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ چیلنجز دو ہیں مین. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کہ افغانستان میں ہماری پالیسی کیسے آگے چلتی ہے, کیونکہ وہاں پر افغان طالبان میجر سٹیک ہولڈرز ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں اس لحاظ سے کہ وی ور ان کمیونیکیشن, ناٹ دیٹ وی ور ہیلپنگ دیم اور سم تھنگ جیسے لوگ لگاتے ہیں الزام. اور جو اشرف غنی کی حکومت ہے اس نے ہمیں بہت دکھ پہنچائے ہیں اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ان کا انڈیا کے ساتھ این ڈی ایس کا اور را کا تھا, لیکن ہم نے جو پالیسی اپنائی ہے کہ وی ہیو نو فیوریٹس, میرے خیال میں یہ پالیسی اتنی صائب نہیں ہے کہ جب آپ کو ایک انٹیٹی ہے جنہوں نے کچھ دکھ نہیں پہنچایا اور دوسری انٹیٹی نے بہت دکھ پہنچایا تو ہاؤ کین یو بی سیئنگ کہ جی وی ہیو نو فیوریٹس. اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ امریکہ کی ٹون ہمیں نہیں آگے بجانی چاہیے. جیسے اس قسم کی بات کرنا کہ جی امریکہ کا جلدی نکل جانا اس خطے کے لیے مناسب نہیں ہے, جبکہ چین اور روس انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جلدی یہاں سے نکلیں اور افغان طالبان انتظار کر رہے ہیں جن کے ہم زیادہ قریب ہیں کہ وہ یہاں سے نکلیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دوست اور دشمن کون ہے. یہ تو ہے افغانستان کے سلسلے میں. تو میرا خیال اگر پالیسی ہماری گو مگو کی حالت میں رہی تو ہمیں پریشانی ہوگی. ادروائز اگر ہم کلیئر ہو گئے تو ہماری ہم اچھا ہو جائے گا, افغانستان میں امن بھی ہو جائے گا, دوستی بھی ہو جائے گی, سب ہو جائے گا. کشمیر کے سلسلے میں I would only say again reiterate کہ انڈیا از ان اے ویری ٹائٹ سچویشن. تو اگر ہم نے اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا, اس کو ہم نے لیوریج نہ کیا تو ہم یہ کہیں گنوا نہ بیٹھیں اس اپرچونٹی کو. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھلی جنگ کر لیں, اور بڑے طریقے ہوتے ہیں لیوریج کرنے کے. تو ہماری لیڈرشپ کو چاہیے کہ کسی کا لحاظ کیے بغیر گڈ بوائز بننے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ کو کرنا ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے کیجیے. رائٹ جنرل صاحب, تھینک یو سو مچ. بہت ہو گئی ڈیفینسو کی پالیسی, اب اوفینسو پالیسی کا وقت ہے اور ایئر 2021 پاکستان کی اوفینسو ڈپلومیسی کا وقت ہونا چاہیے. یقیناً ملٹری کے علاوہ, ملٹری سولوشن کشمیر کے علاوہ ڈپلومیٹک, انفارمیشن, اس کے علاوہ لافیئر, بہت سارے اور طریقے بھی ہیں, سوشل میڈیا, پرسیپشن بلڈ کرنا, یہ تمام کے تمام وہ طریقے ہیں جس سے بہت ساری جنگیں آج کل بیٹھے بیٹھے جیتی جا سکتی ہیں. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد ایک اور جنگ کی بات کریں گے, اندیکھا دشمن جو کہ ہم سب کے گھروں تک پہنچ رہا ہے, کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ, کون دروازہ کھولتا ہے نہیں کھولتا, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کیا سال 2021 بھی اس خطرناک دشمن کا دروازہ کھولے گا یا نہیں؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سب سے پہلے سیاست کی, پھر اسٹریٹجی اینڈ سیکیورٹی کے معاملات کی. اب ذرا بات کرتے ہیں ایک ایسا دشمن جو کہ سال 2020 میں سب کا سر کا درد بنا رہا, بلکہ کئی لوگوں کی جانیں اس نے نگل لی. انفارچونیٹلی پاکستان بھی اس سے ہٹ ہوا, پوری دنیا سے ہٹ ہوئی کرونا وائرس, جس کو آج بھی بہت سارے لوگوں کو میں بڑا لائٹلی لیتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ماسک نہیں پہن رہے, احتیاطی تدابیر فالو نہیں کر رہے, SOPs فالو نہیں کی جا رہی, بہت زیادہ مقامات کے اوپر رش ہے, 6 فٹ کا فاصلہ تو کوئی رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارا کلچر ہے جب تک ہاتھ نہیں ملائیں گے, جب تک گلے نہیں ملیں گے, تب تک شاید لوگ سمجھتے ہیں آپ کو کوئی حقارت سے دیکھ رہا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے. بہت سارے لوگ کرونا وائرس کو ایک جھوٹ بھی مان رہے ہیں. یقین جانیے میں اور میرا خاندان اس سے گزرے ہیں, یہ بالکل جھوٹ نہیں اور بالکل آسان مرحلہ نہیں ہے گزرنے کے حوالے سے. پاکستان کے اندر 4,79,715 افراد ٹوٹل کرونا وائرس سے افیکٹ ہو چکے ہیں, جس کے اندر سے 4,35,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ ریکور ہوئے. 10,105 اموات واقع ہوئی ہیں, اور پچھلے 24 گھنٹے میں اگر دیکھیں تو 2,475 افراد اس سے افیکٹ ہوئے اینڈ 58 لوگوں کی اس سے اموات واقع ہوئی ہیں. ابھی ہم لوگ چلیں گے ایک کوئک بریک کی طرف, لیکن اس کے بعد میرے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر ممتاز علی خان, NIH کے
इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के फोकल पर्सन हैं, नेशनल फोकल पर्सन हैं. उनसे बात करेंगे कोविड के हवाले से ईयर 2021 में क्या होने जा रहा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, वैक्सीन कब आएगी. लेकिन एक ब्रेक के बाद. ब्रेक. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जरा बात करते हैं वैक्सीन के हवाले से. साल 2020 में सब इंतजार करते थक गए कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, आम अफराद तक इसकी रसाई कब मुमकिन होगी. डॉक्टर साहब ये बताइए 2021 तक पाकिस्तान के आम शहरियों तक इसकी वैक्सीन आ जाएगी? डेफिनेटली आज अगर आप कल और आज की खबरें पढ़ी होंगी लोगों ने कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ एक राब्ता रखा है और उनको रिक्वेस्ट की है कि हमें साइनोफार्म की जो वैक्सीन है जिनके ट्रायल्स पाकिस्तान में चल रहे थे वो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे दिए जाए, प्रायोरिटी भी दिए जाए. और उन्होंने प्रायोरिटी भी सेट की है कि सबसे पहले हम हेल्थ केयर स्टाफ को लगाएंगे और उसके बाद फिर ये वैक्सीन लगेगी जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप है, बुजुर्ग है, ऑलरेडी बीमार लोग हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, उनको लगेगी. तो प्रायोरिटी सेट होंगी और ये एक्सपेक्टेशंस है कि विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स इंशाल्लाह वैक्सीन अवेलेबल होंगी पाकिस्तान में. अच्छा, साल 2020 बड़ा मुश्किल रहा कोरोना के हवाले से. डॉक्टर साहब, इसके अंदर कोरोना का तो अपना किरदार था ही था, लेकिन इसके फैलाव में लोगों का किरदार आपने कैसा देखा? डेफिनेटली इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शुरू में जब ये दिसंबर में वहाँ स्टार्ट हुआ और फिर जनवरी में खबरें आती गई कि ये फैल सकता है दुनिया में, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरीज इशू की, लोगों को प्रिकॉशंस बताने शुरू की. फरवरी में हमारे पास केसेस आना शुरू हो गए, मार्च तक केसेस आ गए यहाँ पे, कुछ बाहर मुल्कों से आ गए, कुछ हमारे फिर इंडिजिनस केसेस शुरू हो गए. और उस वक्त लोगों का जो रवैया था, जो लोगों का बिहेवियर था, वो डेफिनेटली बहुत मुश्किल था कि हम लोगों को समझा सके क्या करना है. लेकिन लोग मान रहे थे बात और लोगों ने प्रिकॉशंस भी शुरू की. और शुरू में इसलिए हमारे पास दुनिया के बनिस्बत केसेस कम थे, डेथ्स भी कम थी, कि हमारे पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड था लोगों का. लेकिन जैसे जैसे बीमारी फैलती गई है और लोग डिनाई करना शुरू हो गए, और फिर अभी जो सेकंड वेव है इसमें तो बिल्कुल कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, कोई SOPs नहीं दे रहे, और इससे केसेस भी बढ़ रहे हैं और उसका डेथ रेट भी बढ़ गया है. तो शुरू में जो बिहेवियर था, लोगों का एटीट्यूड बहुत बेहतर था. अभी लोगों ने प्रिकॉशंस छोड़ दिए और ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ. राइट डॉक्टर साहब, विच इज अ वेरी सैड पॉइंट इंडीड कि 2020 में हुकूमत जो कोऑपरेशन दरकार थी उसको वो नहीं मिल रही. आई विश वी कुड डिस्कस दिस फर्दर, लेकिन मैं नए साल के कुछ प्रोग्राम्स में आपको फिर से जहमत दूंगी. डॉक्टर मुमताज अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. वायरस एक दुश्मन रहा, हम सबका दुश्मन रहा, अमीर गरीब बच्चे बूढ़े सबका. ऑफ कोर्स जो कोमोबिडिटीज़ हैं जिनको, उनका ज़रा ज़्यादा बड़ा दुश्मन रहा. लेकिन अभी भी ये दुश्मन ख़त्म नहीं हुआ, किसी भी तरीके से टला नहीं है. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ प्लीज़. मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि SOPs को फॉलो करिए. इसी के साथ साल 2020 का कैपिटल लाइव विद अनीका का आखिरी प्रोग्राम 2020 का से इजाज़त चाहूँगी, लेकिन 2021 में एक बार फिर मंडे को आपके सामने हाजिर होंगे. अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली. मेरी दुआ है कि पाकिस्तान फलता फूलता बढ़ता रहे और अपने तमाम दुश्मनों को धूल चटाता रहे. इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. बहुत सारी दुआएं. अल्लाह हाफिज़.